पहले अरब आए, फिर तुर्क आए, फिर अफगान आए। प्रथम अरब आक्रमणकारी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। तो नाम होगा मोहम्मद बिन कासिम, पहला अरब आक्रमणकारी था जिसने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया। ये आपको याद रखना। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से नोट डाउन करना है। सीधी सीधी बात, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जजिया कर वाला देख लीजिए। जजिया कर मुसलमानों के अलावा सभी पर लगता है, वो जजिया कर होता है, मुसलमानों पर नहीं लगता है। तो पहली बार जजिया कर को स्टार्ट किसने किया था? पहली बार सिंध में लागू किया था जजिया कर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में पहली बार लागू किया था जजिया कर। और आपको पता होना चाहिए जजिया कर क्या है, बता दिया गया है। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण की जानकारी चचनामा से मिलती है। चचनामा ये बुक है, इसके लेखक का अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में प्राथमिक शिक्षा केंद्र भी स्थापित करवाए थे, ये आपको याद रखना है। दाहिर और जयसिंह लड़ते हुए मारे गए थे। दाहिर तो सिंध का शासक था और जयसिंह आपको आगे हम बताएंगे। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, इसका प्रमुख कारण ये था कि भारत की आर्थिक संपन्नता को देखकर इसका मन बहक गया था। इसने सोचा कि हिंदुस्तान इतना संपन्न है तो क्यों ना मैं भी जाके कुछ उसका फायदा उठाऊं। अरबों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों को पराजित किया था। गुर्जर प्रतिहार आप पीछे पड़ चुके हैं। तो अरबों को किसने पराजित कर दिया? गुर्जर प्रतिहारों ने। अब इनके आक्रमण के कुछ प्रभाव भी हिंदुस्तान पे पड़े, उसको देखिए। तो पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद इन्होंने करवा दिया और उसका नाम रखा क्या? कलीला व दिमना। चरक संहिता जो सुश्रुत की बुक है, उसका भी अरबी में अनुवाद करवा दिया गया। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का भी अरबी में अनुवाद करवा दिया गया। ये दो बुकें हैं, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली ग्रहण किया, देख लीजिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसे अरब देशों में क्या कहा जाता है? हिंदुसा कहा जाता है। नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तुर्क आक्रमण। तुर्क मध्य एशियाई बर्बर जाति थी। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि तुर्क कौन थे। तो तुर्क कौन थे? मध्य एशियाई बर्बर जाति। तुर्कों ने गाजी उपाधि को प्रसिद्ध किया था। अब यहाँ से देखते हैं तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। याद रखना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अलप्तगीन तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था। अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन आया। जो सुबुक्तगीन था वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन है? सुबुक्तगीन। और जो महमूद गजनवी है, इसी सुबुक्तगीन का क्या है? बेटा है। तो अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे। महमूद गजनवी ही पहला मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि को क्या किया था? धारण किया था। और धारण भी क्यों किया था? क्योंकि खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी, इसलिए इसने धारण कर लिया था। और जब सुल्तान की उपाधि दे दी इसको, तो ये थोड़ा सा भौकाल में आ गया। तो इसने खलीफा के समक्ष ही हिंदुस्तान पर प्रतिवर्ष आक्रमण करने का प्रण कर लिया था। इसी क्रम में इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है हल्के एग्जाम में कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए, या फिर पहला आक्रमण कब किया, या फिर अंतिम आक्रमण। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में वहिंद पर आक्रमण किया। और इस पर क्या घटना घटी? जयपाल को पराजित कर दिया इसने, तो जयपाल ने सुसाइड कर लिया। अब आगे आपको सारे नहीं याद रखने हैं, कुछ और देखना है। सीधा सीधा आपसे ये पूछा जाता है कि इसने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1025 एडी में, 1025 ईस्वी में। सबसे सफल आक्रमण यही था। और इसका अंतिम अभियान कौन सा था? 1027 में जाटों के विरुद्ध अभियान था। ये आपको याद रखना है। पहला याद करना है, सोमनाथ याद करना है, और ये अंतिम याद करना है, जाटों वाला। और इसकी मृत्यु 1030 में खुद हो गई। इसके दरबार में कुछ विद्वान भी रहते थे। तो पहला विद्वान था उत्बी, इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। तो उनकी बुक है किताब उल यामिनी। किताब उल
यामिनी। अगला है फिरदौसी। फिरदौसी की बुक है शाहनामा। शाहनामा। और अगला है अलबरूनी। अलबरूनी का नाम आप लोगों ने सुना है। तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। और ये यहाँ याद रखना कि पूछा गया था किस भाषा में है, तो ये अरबी भाषा में है। अगला हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के हिसाब से, वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद गौरी ने अपनी राजधानी गजनी को बनाया। इसको अन्य नाम से भी इतिहास में जाना गया है, मोहम्मद बिन साम के नाम से, और इसी नाम से इसने सिक्के भी चलवाए हैं, हम आपको आगे बताएंगे। पहला इसका अभियान था मुल्तान अभियान 1175 ईस्वी में, और 1178 में गुजरात अभियान भी इसने किया था। मोहम्मद गौरी के जो प्रसिद्ध युद्ध हैं वो ये हैं: तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध। सीधा सीधा पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको याद करिए। तो तराइन का जो पहला युद्ध है किससे हुआ, क्या हुआ, पूरी बात याद रखना है। तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ। गौरी हार गया। अब गौरी हार गया तो अगले साल फिर आया पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में फिर लड़ाई हुई। इस बार गौरी जीत गया। तो यहाँ जो पहला युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान ने इनको छोड़ दिया था, गौरी को। अगर इसको छोड़ ना देते तो ये दूसरा युद्ध ना होता। लेकिन जब गौरी जीता तो इसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ा और इनकी आंखें फोड़वा दी थी। 1194 चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध हुआ किससे हुआ, देख रहे हैं आप। गौरी ने ऐबक को जीते हुए क्षेत्रों का क्या बनाया, गवर्नर, और वापस चला गया गजनी। ठीक है। 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध इसने अभियान किया। गौरी ने अभियान किया, इसी अभियान में घायल हो गया। 1205 में किया और अगले साल 1206 में उसकी डेथ हो गई। गौरी ने मोहम्मद बिन साम नाम से सिक्के चलाए, मैंने अभी बताया, जिन्हें देहलीवाल सिक्के भी कहा जाता है, और इन सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे गुलाम वंश। अब गुलाम वंश इसलिए क्योंकि गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही एक गवर्नर बना करके चला गया। तो अब आगे कौन आएगा, ऐबक ही आएगा, और गुलाम था इसलिए गुलाम वंश कहा गया। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। इसको ममलूक वंश भी कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो सिर्फ 4 साल ही रह पाया, 1206 से 1210 तक। पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या है। चंद्रमा का स्वामी भी कहा जाता है, और इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि लाख बख्श की उपाधि किसने धारण की है, किसको दी गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1210 में लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान या पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बना राजा। तो नाम में ही आराम है, तो ये बेकार ही था, किसी लायक नहीं था, हट गया। उसके बाद इल्तुतमिश बना राजा 1211 में, 1236 तक शासन किया। ये था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और बदायूं का गवर्नर भी था। तो दामाद था, बेटा तो कुतुबुद्दीन ऐबक का किसी लायक नहीं है, आराम शाह, तो दामाद ही बन गया राजा। इलबरी तुर्क था, बदायूं का दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का बदायूं का गवर्नर था, ऐबक का दामाद था। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चहलगामी या दल चालीसा भी इसको बोलते हैं, का गठन किसने किया। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट सीधा सीधा पूछे जाते हैं, तो आपको इल्तुतमिश बताना पड़ेगा। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अगर अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को मत छोड़िएगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश बता दिया। इक्ता व्यवस्था को आरंभ किया। इक्ता व्यवस्था क्या है, काम के बदले भूमि देना। अरबी पद्धति पर सिक्के भी चलवाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गलती से भी मत छोड़ देना इनको।
चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल चलवाया। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। दो युद्ध वहां हो चुके हैं, गौरी और वो पृथ्वीराज वाले। तीसरा यहाँ हुआ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश और याल्दोजी के बीच में हुआ, तो याल्दोजी को हरा दिया। कब हुआ? 1216 में। 1229 में खलीफा से सुल्तान की उपाधि इसने धारण की थी और अपने पुत्र नसीरुद्दीन को उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन नसीरुद्दीन की मृत्यु लड़ते हुए बंगाल में हो गई, तो फिर रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ग्वालियर अभियान के समय बलवन को इसने खरीदा था। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब इसको देखो कौन कौन सी उपाधियां मिली। सुल्तान, खलीफा का प्रतिनिधि, बादशाह भी उपाधि मिली। राजा बना रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में। बेकार था, किसी लायक नहीं था, इसकी माँ के पास ही सारी शक्तियां थी। तो बाद में जनता की सहायता से रजिया शासिका बन गई। रजिया सुल्तान देखते हैं। रजिया सुल्तान जो थी, कुबा व कुलाह पहनकर दरबार में आती थी। तीरंदाजी, घुड़सवारी, शिकार करती थी। कुछ पद इसने बनाए थे। कबीर खां लाहौर का गवर्नर बनाया था, लेकिन कबीर खां ने ही क्या किया? रजिया के विरुद्ध पहला विद्रोह कर दिया। आमिर याकुर पद पे याकूत को नियुक्त किया। ये अफ्रीका का था। रजिया के साथ इसका प्रेम संबंध था। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया उसके विद्रोह का दमन करने गई, लेकिन हार गई। अब हार गई तो रजिया के सामने कोई रास्ता नहीं बचा, तो रजिया ने अल्तुनिया से विवाह ही कर लिया। हार गई तो सीधा विवाह कर लिया। रजिया व अल्तुनिया ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो आगे घटना घट गई, लेकिन पराजित हुए तो कैथल हरियाणा में है, सबको पता। डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। आगे बहराम शाह से कोई क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। नसीरुद्दीन शाह देखते हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद जो था, बलवन का दामाद था। कुरान की प्रतिलिपियां लिखता था। अब बलवन शासक बना 1266 में और 86 तक। इलवरी तुर्क तो था ही था। दल चालीसा का सदस्य भी था ये। दल चालीसा का सदस्य भी था ये। बलवन ने सिजदा प्रथा, पाबोस प्रथा, ये प्रथाएं स्टार्ट की। नवरोज त्योहार स्टार्ट कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखिए। पूछा जाएगा सजदा और पाबोस प्रथा किसने स्टार्ट कराई? तो बलवन ने। नवरोज त्योहार किसने स्टार्ट कराया? बलवन ने। बलवन लौह एवं रक्त की नीति में विश्वास करता था। लौह एवं रक्त की नीति का संबंध बलवन से। दल चालीसा का दमन कर दिया, उसको खत्म कर दिया था इसने। ये आपको याद रखना। दल चालीसा को खत्म कर दिया किसने? बलवन ने दल चालीसा को खत्म कर दिया। बलवन के तीनों बच्चे हुए, कैकुबाद, खैकुसरो, क्यूमर्स। अंत में क्यूमर्स राजा बना, लेकिन इसका संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी था, तो खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और खुद खिलजी वंश की नींव डाली। तो आइए पढ़ते हैं आगे खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था। खिलजी मूलतः तुर्क थे, लेकिन इनके पूर्वज अफगानिस्तान में बस गए थे। जलालुद्दीन खिलजी जो था, उसने बलवन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया कभी भी। जो जलालुद्दीन खिलजी था, उसने दिल्ली के ठग एवं चोरों को दावत दी, और जो सब इकट्ठा हो गए तो उनको दिल्ली से बाहर भेज दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवनागरी पर आक्रमण किया, और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और सिंहासन अपना लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी राजा बन गया। बचपन का नाम अली और गुसर्प्स। पालन पोषण इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने ही किया था, जिसकी इसने हत्या कर दी थी। यह कड़ा एवं मणिपुर का सूबेदार भी बना था। दिल्ली प्रवेश के समय इसने जनता में धन बांट दिया था। इसके दो सपने थे, नया धर्म और सिकंदर शानी। अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व मालिक काफूर ने किया था। प्रताप रुद्रदेव ने मालिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा। और प्रताप रुद्रदेव कौन थे? काकतीय वंश के थे, वारंगल में।
मालिक कफूर के हिसाब से मदुरई अभियान सबसे सफल अभियान था। सर्वाधिक लूटपाट यहीं मिली थी। और मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु। सैनिक सुधार क्या क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, देखिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से, खिलजी ने नियमित सेना का गठन किया, नियमित सेना जैसी आजकल किया, और उन्हें वेतन देना आरंभ किया। इसने सैनिकों का हुलिया लिखवाना भी आरंभ किया था। सैनिकों का हुलिया लिखवाना भी आरंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के दाम बाजार में जो उनको नियंत्रित करवाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मालिक कफूर के बारे में एक बात और जान लीजिए, यह गुजरात का हिंदू था, यह किन्नर टाइप का था। तो ये था कौन? इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? 1000 दिनारी मालिक कफूर को ही कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसे नुसरत खान के इसे बड़ौच बंदरगाह से 1000 दिनार में खरीदा गया था। मालिक कफूर के कहने पर, इसी के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्रों खिज्र खां और सादी खां की हत्या कर दी और मुबारक खिलजी को जेल में डाल दिया था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। आगे देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। ये राजा बना, किसी मतलब का नहीं था। बाद में मलिक कफूर की हत्या मुबारक खिलजी ने कर दी। मलिक कफूर की हत्या किसने की? मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी खुद एक शराबी था, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। यह महिलाओं के कपड़े पहनता था, दरबार में महिलाओं के कपड़े पहन के चला आता था। मुबारक खिलजी की हत्या खुसरो या खुसर बसाह ने कर दी थी। जब ये राजा बना तो इसके विरोधियों ने इस्लाम खतरे में है का नारा खुद लगाया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती देखते हुए फास्ट रिवीजन की श्रृंखला चल रही है। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक 94 साल शासन किया गया। सल्तनत काल में सर्वाधिक समय इन्हीं का बीता। कौरानी तुर्क थे गयासुद्दीन तुगलक। देखते हैं, इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक इम्पोर्टेंट है। यह पहला शासक था जिसने अपने नाम में गाजी शब्द का ही प्रयोग कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहरों का निर्माण, तो गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। हनूज दिल्ली दूरस्थ, ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, पूछा जाता है। हनूज दिल्ली दूरस्थ अर्थात दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। जैसा कि मैंने ये बताया ना अभी कि नहरों का निर्माण कराया इसने, तो पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया था। अगला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। इसको MBT भी कहते हैं, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक था। इतना ज़्यादा विद्वान था कि ये चलते हुए समय से आगे का सोचता था। अब चलते हुए समय से ज़्यादा आगे का सोचोगे तो लोग तुम्हें पागल ही कहेंगे, तो वही इसके साथ भी हुआ। इतिहासकार इसे पागल रक्त पिपासु बताते थे। इसे बहुत विषयों का ज्ञान था, दर्शन शास्त्र, सुलेखन, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, बहुत ही भाषाओं का ज्ञान भी था, तुर्की, अरबी, फारसी एक्सेट्रा। मतलब था बहुत काबिल ज्ञानी, लेकिन इतना ज़्यादा आगे का प्लान बना लेता था कि वो प्लान चौपट हो जाते थे। इसलिए इतिहास में इसे पागल कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ प्रयोग देख लेते हैं जो उल्टा हो गए। गंगा यमुना दोआब में कर वृद्धि कर दी इसने, कर को बढ़ाकर 50% कर दिया, लेकिन वहाँ अकाल पड़ गया तो ये भी फैसला उल्टा हो गया। दीवान अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की इसने। प्रतीकात्मक मुद्राएं चला दी, चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवा दिए, लेकिन यह प्रयोग क्या हो गया? ये भी असफल हो गया। कारण, अब ये मुद्रा वाला प्रयोग इसलिए असफल हो गया क्योंकि ये जाली मुद्राएं बनने लगी। विदेशी व्यापारियों ने इसे स्वीकारा नहीं, जनता इसके महत्व को समझ नहीं पाई, अधिकारियों द्वारा सहयोग मिला। इस प्रकार कई सारे क्वेश्चन रहे। राजधानी इसने बदल दिया, देवगिरी को नई राजधानी बना दिया और उसका नाम दौलताबाद रख दिया, लेकिन यह प्रयोग भी क्या हुआ? असफल हो गया। परिवर्तन के कारण इब्न बतूता एवं अबू बक्र इसामी के अनुसार
जनता सुल्तान को गालियों भरे पत्र लिखती थी, इसलिए जनता को इसने दंडित करना शुरू कर दिया। अब दंडित करोगे जनता को तो फिर परेशान हो ही जाओगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही 3,70,000 सैनिकों को भर्ती किया और उन्हें अग्रिम वेतन दे दिया। अब आगे से वेतन दे दोगे तो क्या होगा, काम तो गड़बड़ होगा ही। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता आया था। मोरक्को का निवासी था, अफ्रीका का। 1333 में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त कर दिया। इसे कुछ दिनों के लिए जेल में भी डाल दिया था। तुगलक ने इसे दूत बनाकर चीन भेज दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेहला। तो रेहला अरबी भाषा में है। अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था किसने? इब्न बतूता ने। ये याद रखिएगा, रेहला। अगला है फिरोज शाह तुगलक। इसको एफएसटी भी कहते हैं, एफएसटी। जो फिरोज शाह तुगलक था, ये मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी का चचेरा भाई था। लेकिन ये वैधानिक उत्तराधिकारी तो नहीं था, लेकिन चचेरा भाई था। अफीक इतिहासकार भ्रष्टाचार की जानकारी देता है। और कुछ क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। अमीर एवं उलेमा इसके समय में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे, भ्रष्टाचार बढ़ गया था फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक से आप इसको याद रख सकते हैं, जक़ात मुसलमानों द्वारा दिया गया दान था। उनकी आय का 40%, 40वां हिस्सा होता था। फिरोज शाह तुगलक ने 23 प्रकार के करों को समाप्त किया, जिन्हें अबवाह कहा जाता था। इसने नहरों का निर्माण भी करवाया था, तो पहले ही हो चुकी थी। 300 शहरों की स्थापना भी करवाई। कुछ क्वेश्चन और हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे जौनपुर, तो अपने भाई जौना खां की याद में इसी ने बनवाया था। तो पूछा जाएगा सीधा सीधा आपसे, तो इसको याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक ने जो काम किए थे उनमें देख लीजिए, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था। बंगाल अभियान से लौटते समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर को इसने तोड़वा दिया था। ज्वाला देवी मंदिर को भी तोड़वाया था। कुल मिला के हिंदू मंदिरों से इसको नफरत थी। जियाउद्दीन बरनी की बुकें पूछी जाती हैं। तारीख फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद राजा बना गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के समय में गुलाम अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद बना। तो आइए देखते हैं क्या है। नसीरुद्दीन महमूद के समय में ही तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिल्ली को लूटा। सुल्तान दिल्ली छोड़कर भाग गया। अब भाग गया। एक भिखारी दौलत ने तैमूर को लंगड़ा कहा, तो ये तैमूर लंग के नाम से फेमस हुआ बाद में। भारतीय कारीगरों ने समरकंद में तैमूर के मकबरे का निर्माण किया। आगे राजा बना दौलत खां लोदी। ये सिंगल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खिज्र खां ने इसकी हत्या की थी। अगला वंश है सैयद वंश। 1414 से 1451 था। मोहम्मद साहब के वंशज थे खिज्र खां। खिज्र खां, तो इससे क्या क्वेश्चन, तैमूर ने इसे मुल्तान एवं पंजाब का गवर्नर बनाया। उपाधि देख लीजिए, रैयत ए आला। रैयत ए आला, यह स्वयं को तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था। रैयत का अर्थ क्या होता था, किसान या जनता। अगला हम लोग देखेंगे लोधी वंश, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इनके। तो लोधी वंश में जो था, इनके पूर्वज कौन थे, घोड़ों के व्यापारी थे। पहला शासक कौन है, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी से क्या क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखिए। बहलोल लोधी अपने सिंहासन का प्रयोग नहीं करता था। वह अमीरों को मनसद ए आली नाम से पुकारता था। इसने जौनपुर को जीता था। इसने जो सिक्के चलाए थे उन्हें बहलोली सिक्के कहा जाता था, जो मुगल काल तक मान्य थे। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी शासक बना। सिकंदर लोधी ने सिंहासन का प्रयोग आरंभ किया। इसने सुल्तान के पद को गरिमा में बनाया। इसका अमीर जो थे वो भी शाही फरमान का सम्मान करने लगे थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखता था, या कहानियां कौन लिखता था, या कुछ भी, तो गुलरुखी उपनाम से लिखता था ये। आगरा शहर की स्थापना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगरा शहर की स्थापना 1504 में, ये भी याद रखना है आपको, सिकंदर लोदी ने की थी। और 1506 में इसे राजधानी भी बनाया। सिकंदरी गज का प्रयोग किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदरी गज का प्रयोग किया।
इसका जो पसंदीदा वाद्य यंत्र था वो क्या था? शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाला। सिकंदर लोदी का कथन है, यदि मैं मेरे गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो अमीर उसे उठाने से इनकार नहीं करेंगे। इससे ये साबित होता है कि इसने पूरा भौकाल बना के रखा था। सिकंदर लोदी की धार्मिक नीतियाँ क्या थी देखिए। ये ब्राह्मणों को मृत्युदंड दे देता था, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वाया, ज्वाला देवी मंदिर को तोड़वाया, ज्वाला देवी मंदिर की मूर्ति के टुकड़ों को कसाईयों में बंटवा दिया तोड़ तोड़ करके, महिलाओं के मजार जाने पर रोक लगाई। आगे है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के समय में ही जो दौलत खां लोदी हुआ पंजाब का गवर्नर था, उसी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु क्या किया था? इनवाइट किया। अब इनवाइट किया तो फिर पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो इसमें क्या हुआ? इब्राहिम लोदी पराजित हो गए और युद्ध के मैदान में मारा गया। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखिए। हिंदू स्थापत्य शैली और मुस्लिम स्थापत्य शैली का जो मिश्रित रूप है उसे इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। तो हिंदू शैली में क्या है और मुस्लिम शैली में क्या है, आइए देखते हैं। तो हिंदू शैली में इस प्रकार का बनता है और मुस्लिम शैली में मेहराब बनता है। ठीक है, इसमें छज्जे, कोष्ठक और स्तंभ होते हैं, इसमें गुंबद और मीनार होते हैं। इसमें अलंकरण में देवी देवताओं और अप्सराओं की मूर्तियां होती हैं और मेहराब मुस्लिम शैली में कुरान की आयतें, इतना तो होगा ही। अरबस्क शैली हिंदू एवं मुस्लिम शैली के अलंकरण की मिश्रित शैली को अरबस्क शैली भी कहा जाता है। ममलूक वंश, गुलाम वंश में क्या क्या काम हुए वो देख लीजिए। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनी, सल्तनत काल की पहली इमारत थी ये। ठीक है, इसकी निर्माण सामग्री हेतु, मतलब कि जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है इसको बनाने हेतु 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। कुतुब मीनार भी बनी गुलाम वंश में, ये 5 मंजिला इमारत है। गुलाम वंश में ही 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बना। इल्तुतमिश के समय में क्या काम हुए? सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा बना था। इल्तुतमिश को ही मकबरों का जन्मदाता कहा जाता है। और ये कब बनवाया था? अपने पुत्र नसीरुद्दीन की याद में बनवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो स्क्रीच शैली में बना हुआ है। स्क्रीच शैली, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो बलवन का मकबरा है वो प्रथम शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित मेहराब शैली, भी आपने जस्ट पढ़ा है। इस प्रकार ऊपर ऊपर ऐसे बना रहता है ना, थोड़ा सा उठा, वही है। खिलजी वंश में क्या क्या है? खिलजी कालीन इमारतों पर अत्यधिक सुंदर अलंकरण का कार्य किया गया। तुगलक वंश में मजबूती पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, अलंकरण का अभाव है। गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है तुगलक वंश में, कृत्रिम झील में बना हुआ है। इस पर हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। इस पर कलश एवं आमलक बने हुए हैं। तुगलक वंश में और कुछ है, जैसे 12 खंबा, इसे धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या हुआ? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक ने ही अशोक के टोपरा व मेरठ स्तंभों को दिल्ली में स्थापित करवाया। ठीक है, जो ये है खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा भारत का प्रथम अष्टकोणीय मकबरा है। इसके समय को मस्जिदों का काल भी कहा जाता है। किसका समय? FST, फिरोज शाह तुगलक। और कुछ बचा है? सैयद काल व लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। सैयद लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। अब आगे देखेंगे, मुबारक शाह ने मुबारकाबाद बनाया, खिजर खान ने खिजराबाद बनवाया। लोदी वंश में क्या क्या कार्य हुए? सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण कार्य कराया। इब्राहिम लोदी ने इसने सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण कार्य कराया।
यह पहली इमारत थी जो दोहरे गुंबद पर बनी है। लोधी काल की अन्य प्रसिद्ध इमारतें जैसे दादी का मकबरा, पोता पोती का मकबरा, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से नोट डाउन करिएगा। सल्तनत कालीन साहित्य से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप देख सकते हैं, देख लीजिए। जैसे कि पूछा जाएगा मिनहाज उस सिराज, इनकी बुक कौन सी है? तबकात नासिरी पूछा गया क्वेश्चन है। हसन निजामी, ताज उल मासिरी। जो अमीर खुसरो था उसने कश्मीर की प्रशंसा में कहा, गर फिरदौस बर्रहूँ जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। खुसरो जो था निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसे तोता ए हिंद या तूतिए ए हिंद कहा जाता है। तूतिए ये हिंद या तोता ए हिंद कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो खुसरो था वो 7 सुल्तानों का समकालीन रहा, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से नोट डाउन करिएगा। अमीर खुसरो से ही अन्य क्वेश्चन और भी हैं। इसने तंबूरा एवं बीड़ा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। खुसरो ने ही, अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया। कव्वाली, तराना जैसी गायन शैली प्रारंभ की या विकसित की। गजल तथा ख्याल जैसी गायन शैली को विकसित किया। सल्तनत कालीन प्रशासन से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको ध्यान से देखते हैं। जो कृषि विभाग का प्रमुख होता था उसे दीवाने अमीर को ही कहा जाता था। व्यय विभाग का दीवाने वकूफ, सैनिक विभाग का दीवाने अर्ज। प्रसिद्ध अधिकारी देखते हैं सल्तनत काल के, जैसे अमीर आखुर अश्व अधिकारी, इंपॉर्टेंट है ये। और अमीर मजलिस शाही दावत वाला, हस्ती साला का साहन पिल। और न्यायाधीश को काजी उल कज्जात। ये क्वेश्चन हम आपको बता ही चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने नियमित सेना का गठन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दशमलव पद्धति पर सेना का गठन किया। दोनों क्वेश्चन ध्यान से लिख लीजिए। सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था? सुल्तान था। प्रधान न्यायाधीश काजी था। न्याय विभाग का प्रमुख भी यही था। काजी जिसकी सहायता से न्याय करता था उसे मुफ्ती कहा जाता था। गांव में पंडित एवं काजी न्याय का कार्य करते थे। कौन? पंडित एवं काजी। सल्तनत काल में ही ये सारे काम हुए। शराब बनाने की आसवन विधि का प्रारंभ हुआ। कागज बनाने की विधि तुर्कों ने आरंभ की। कलई विधि आरंभ हुई बर्तन चमकाने की।